अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, तो कैसे हैं आप सब। हवेली के बंद कमरे में तनाव इस हद तक बढ़ चुका था कि हुआ भी भारी महसूस हो रही थी। फुरकान के सामने इसका बाप सिकंदर खान पूरे गुरूर के साथ सोफे पर विराजमान था। ये वही शख्स था जिसने बरसों पहले दूसरी शादी रचाकर फुरकान की मां को एक अलग थलग मकान में फेंक दिया था। तलाक तो नहीं दी थी, लेकिन जीते जी मार दिया था। न कोई इज्जत दी, न बीवी का रुतबा। फुरकान की रगों में दौड़ता खून खौल रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जलाल की एक सर्द चादर ओढ़ रखी थी। मैं तुम्हें यहाँ कोई मशवरा देने के लिए नहीं बुलाया फुरकान। सिकंदर खान की आवाज में बाप का कम और एक सौदागर का लहजा ज्यादा था। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। फुरकान के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। इसकी उकाबी आंखें अपने बाप के चेहरे में पैवस्त हो गईं। और मैं क्यों करूँ ये शादी? आपकी दूसरी बीवी के इशारों पर नाचने के लिए, अपनी माँ के लिए। उस सिकंदर खान ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा पत्ता फेंका। फुरकान का पूरा वजूद एक पिल के लिए सख्त हो गया। अगर तुम इस लड़की से निकाह कर लेते हो तो मैं तुम्हारी माँ को इस हवेली में वापस ले आऊंगा। इसे इसका खोया हुआ मकाम, इज्जत और सारे हुकूक मिलेंगे। वो दोबारा इस घर की बड़ी मालिकन कहलाएगी। सिकंदर खान ने शर्त रखी, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि तुम शादी के बाद इस लड़की को बीवी मानते हो या नहीं, तुम इसे अपने साथ रखते हो अलग, लेकिन निकाह पढ़वाना होगा। कमरे में चंद सेकंड के लिए मौत का सा सुकूत छा गया। फुरकान ने मुट्ठियां इस जोर से भयंची कि इसके हाथ के पट्टे तन गए। एक तरफ इसकी अना और वो नामालूम लड़की थी, और दूसरी तरफ इसकी मजलूम माँ की 13 साला तन्हाई और सिस्कियां थीं। एक और शर्त है, सिकंदर खान ने बात जारी रखी, इस शादी के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दुनिया की नज़र में तुम अब भी कुंवारे ही रहोगे। ये निकाह बिल्कुल खुफिया रहेगा। फुरकान आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी से उठा। इसका कदावर और रोबदार वजूद इस वक्त सिकंदर खान पर हावी हो रहा था। इसने गहरा सांस लिया। इसकी आंखों में एक हौलनाक चमक उतरी, वो चमक जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले आसमान पर नमूदार होती है। अपनी माँ की खातिर इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला कर लिया था। मुझे मंजूर है, फुरकान की धीमी मगर गरजदार आवाज कमरे की दीवारों से टकराई। मैं निकाह करूंगा, लेकिन याद रखिएगा सिकंदर खान साहब, अगर मेरी माँ की आंख में एक भी आंसू आया तो ये हवेली और आपका गुरूर दोनों राख होने में एक पिल भी नहीं लगेगा। निकाह की तकरीब हवेली के एक दूर उफ्तादा और खुफिया हिस्से में रखी गई थी। कोई धूमधाम नहीं थी, कोई रौनक नहीं थी। फिजा में सिर्फ मौलवी साहिब की धीमी आवाज और कागजात की सरसराहट गूंज रही थी। सफेद चिकनकारी के करते में मलबूस फुरकान लाउंज में सोफे पर बैठा था। इसके चेहरे पर रिवायती दूल्हा वाला कोई तासुर नहीं था, बल्कि वही मखसूस जलाल और सर्द मेहरी थी जो इसका खासा थी। इसका ज़हन इस वक्त निकाह के अल्फाज पर नहीं, बल्कि अपनी माँ पर मरकूज था। वो सोच रहा था कि किस तरह वो अपनी माँ को इस तारीक मकान से निकाल कर दोबारा इस हवेली में इसका खोया हुआ मकाम दिलाएगा। वो अनगिनत यादों और मुस्तकबिल के मंसूबों के ताने बाने बन रहा था कि अचानक मौलवी साहिब की आवाज इसके कानों से टकराई। फुरकान खान वलद सिकंदर खान, क्या आपको मरियम बिन्त जुबैर 5000 रुपए हक महर के एवज अपने निकाह में कबूल है? फुरकान ने महर की रकम पर गौर किया और ना ही लड़की के नाम पर। इसके लिए यह महज एक कागज का टुकड़ा और एक शर्त थी जिसे पूरा करना उसके मिशन का हिस्सा था। इसके कानों में मरियम बिन्त जुबैर का नाम गूंजा जरूर, पर वो इस नाम की गहराई में उतरे बगैर अपने ही ख्यालात के बहाव में धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, कबूल है। इसके लबों से निकले ये 2 लफ्ज इस कमरे की खामोशी को चीर गए। मौलवी साहिब ने 3 बार यही दोहराया और फुरकान ने इसी यकसुई और बहाव में तीनों बार इकरार कर लिया। दूसरी तरफ इसी लाउंज के कोने में लगी एक भारी रेशमी चिलवन पर्दे के पार मरियम बिन्त जुबैर बैठी थी। रिवायती अरूसी लिबास के बरक्स वो एक सिया अबाये और निकाब में मलबूस थी, जिसके ऊपर उसने एक सफेद ओवरकोट पहन रखा था। इसका ये सादगी से भरपूर मगर बावकार अंदाज इसके गिर्द एक पुरअसरार हाला बना रहा था। वो अपने लरसते हुए हाथों को देख रही थी। मरियम का ज़हन भी इस वक्त किसी शदीद उलझन और खौफ की जद में था। वो नहीं जानती थी कि किस्मत इसे किस मोड़ पर ले आई है। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि इसे महर की रकम सामने बैठे शख्स के नाम का होश ही नहीं था। इसके ज़हन में बस अपने घर के हालात और वो मजबूरियां गर्दिश कर रही थीं जिन्होंने इसे इस खुफिया निकाह की दहलीज पर ला खड़ा किया था।
जब पर्दे के इस पार से गवाह ने इससे इजाजत मांगी तो मरियम ने एक गहरा सांस लिया। अपने आंसुओं को हल्क में उतारते हुए इसने भी किसी सोच के बहाव में धीमी लरसती हुई मगर वाज़े आवाज में कहा, कबूल है। दोनों तरफ दस्तखत हो गए। ना फुरकान ने चिलमन के पार देखने की कोशिश की और ना मरियम ने अपना निकाब उलटकर इस मर्दन आहन की झलक देखी जो अब इसका मजाजी खुदा बन चुका था। निकाह मुकम्मल होते ही फुरकान एक पिल भी वहां नहीं रुका। वो सोफे से उठा और अपने मखसूस रूपदार कदमों से चलता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया, जबकि मरियम वहीं बैठी इस उनदेखे बंधन की सनसनी को अपने वजूद में महसूस करती रही। गिलगित के बुलंद और बाला बर्फपोश और संगलाख पहाड़ों के साए तले खड़ी उखान हवेली महज एक इमारत नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में ताकत जा और जलाल और सदियों पुरानी रिवायतों की एक नाकाबिले तस्खीर अलामत थी। सर्द हवाओं के थपेड़े जब हवेली के भारी नक्शो निगार वाले लकड़ी के मरकजी दरवाजे से टकराते तो एक अजीब सा सिहर अंगेज शोर पैदा होता। जब कोई इस अजीम अलशान हवेली के बैरूनी लोहे के फाटक से दाखिल होता तो सबसे पहले एक वसीओ अरीज पुख्ता पत्थरों से बना हुआ बैरूनी दालान सामने आता, जहां ऊंचे देवदार के दरख्त और मौसम की सख्ती झेलते हुए पौधे कतार अंदर कतार लगे थे। इस दालान के दाईं जानिब हवेली का और मर्दाना हिस्सा यानी दीवान खाना था। ये एक अलग और खुद मुख्तार हिस्सा था जहां इलाके के मुअज्जिजीन, जिरगों के लोग और मेहमान ठहरते थे। दीवान खाने के बरामदे में लकड़ी के भारी सतूनों पर खूबसूरत कश्मीरी तराश खराश का काम हुआ था और अंदर बड़े बड़े कालीन, गाओ, तकिए और दीवारों पर पुराने जमाने की बंदूकें और तलवारें सजी थीं जो खान खानदान की जंगजू तारीख का पता देती थी। इस बैरूनी सहन को पार करके जब एक और ऊंची लकड़ी की ड्योड़ी से गुजर कर अंदर दाखिल होते तो हवेली का असल और पुरसुकून कल्ब यानी ऊज़नाना हिस्सा शुरू होता। ये हिस्सा बैरूनी दुनिया की नज़रों से बिल्कुल महफूज था। यहाँ कदम रखते ही एक बहुत बड़ा चौकोर अंदरूनी सहन था जिसके वस्त में संगमरमर का एक कदीम फवारा था जिसका पानी अब सर्दी की वजह से जिम रहा था। इस सहन के चारों तरफ 2 मंजिला इमारत के कमरे और उनके आगे लकड़ी के खूबसूरत जालीदार झरोके बने हुए थे जहां से ख्वातीन नीचे का मंजर देख सकती थी। जनाना हिस्से की फिजा में हमेशा ऊद संदल और इलायची वाली चाय की खुशबू बसी रहती थी। यहाँ बैरूनी मर्दों का दाखिला सख्त ममनू था और हवेली की ख्वातीन यहाँ आज़ादी से घूमती फुरती थी। लेकिन आज खान हवेली के इन दोनों हिस्सों के दर और दीवार पर एक अलग ही तनाव और सनसनी खेज खामोशी का राज था। मर्दाना हिस्से से लेकर जनाना हिस्से के दालान तक हर खादिम और मुलाजिम सहम कर दीवारों से लगा खड़ा था। फिजा में मौजूद इस घुटन को चीरती हुई फुरकान की काली चमकती हुई गाड़ी अंदरूनी दालान के करीब आकर रुकी। फुरकान गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इंतहाई एहतराम और मोहब्बत से अपनी मां जुबैदा बेगम का हाथ थामकर उन्हें बाहर निकाला। 13 साल के तवील और जालमाना बाइकॉट के बाद जुबैदा बेगम ने जब जनाना हिस्से की इस दहलीज पर दोबारा कदम रखा जिस पर कभी उनकी हुक्मरानी थी तो उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। फुरकान का चेहरा इस वक्त फतह के गुरूर और जलाल से चमक रहा था। वो अपनी मां को लेकर जैसे ही जनाना हिस्से के मरकजी हाल में दाखिल हुआ, सामने सिकंदर खान और उसकी दूसरी बीवी इफ़्फ़त बेगम पहले से मौजूद थे। इफ़्फ़त बेगम ने जैसे ही जुबैदा को हवेली के इस हिस्से में देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और तन बदन में आग लग गई। वो तड़प कर आगे बढ़ीं और सिकंदर खान की तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोले, ये क्या मजाक है सिकंदर साहब? आपने मुझसे वदा किया था कि इस औरत का साया भी कभी इस हवेली पर नहीं पड़ेगा। ये यहाँ किस हैसियत से आई है? मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। खामोश हो जाओ इफ़्फ़त। सिकंदर खान की गरजदार आवाज हाल में गूंजी। इसने इफ़्फ़त को आगे बढ़ने से टोक दिया। फुरकान ने एक सर्द और कहर आलूद नजर इफ़्फ़त पर डाली जिसमें वाज़े पैगाम था कि अगर आज इसकी माँ की शाम में एक लफ्ज़ भी मजीद कहा गया तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। सिकंदर खान फुरकान के जलाल से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए इसने इफ़्फ़त का हाथ मरोड़ती हुए धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, जुबैदा इस घर की बड़ी मालिकन थी और रहेगी। ये फैसला हो चुका है, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। इफ़्फ़त बेगम गुस्से से पांव पटकती हुई पीछे हट गईं, लेकिन उनकी आंखें जुबैदा बेगम के लिए जहर उग रही थी। फुरकान अपनी मां जुबैदा बेगम को सहारा दिए हवेली के बालाई हिस्से में वाक़े उनके पुराने वसीओ अरीज कमरे में ले आया। ये कमरा बरसों से बंद रहने की वजह से सर्द था, लेकिन जुबैदा बेगम के कदम रखते ही जैसे इसकी दीवारों को दोबारा जिंदगी मिल गई थी। जैसे ही मुलाजिम कमरे का भारी दरवाजा बंद करके बाहर गए, फुरकान के चेहरे का वो रिवायती जलाल और सख्ती एकदम पिघल गई।
वो जो दुनिया के लिए एक खौफनाक और ताकतवर मर्दन आहन था, अपनी माँ के सामने आते ही एक मासूम बच्चा बन गया। इसने जुबैदा बेगम को आराम से बेड पर बिठाया और खुद नीचे फर्श पर उनके कदमों में बैठ गया, अपने दोनों हाथ उनके घुटनों पर रख दिए। अम्मा, इसकी आवाज में 13 साल का कर्ब और ममता के लिए तड़प साफ झलक रही थी। मैंने अपना वदा पूरा कर दिया। मैंने कहा था ना अब से कि मैं आपको आपका छना हुआ हक और ये हवेली वापस दिला कर रहूंगा। जुबैदा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने लरसते हाथों से फुरकान का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और उसके माथे पर प्यार किया। मेरे शेर पत्थर, मेरे फुरकान, तूने अपनी माँ की खातिर अपने दिन रात एक कर दिए, अपनी हस्ती मिटा दी। मुझे इस हवेली के ऐशो इशरत की तमन्ना नहीं थी मेरे बच्चे, मुझे तो बस अपने बेटे का साथ चाहिए था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तूने इस संदिल इंसान सिकंदर खान को किस तरह मजबूर किया होगा कि वो मुझे यहाँ वापस लाए। जुबैदा बेगम की सिसकियां बंध गईं। 13 साल का दुख उनके आंसुओं की शक्ल में बह निकला। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थीं कि उनके बेटे ने उनकी खातिर अपनी जिंदगी का कितना बड़ा सौदा किया है। फुरकान ने फौरन आगे बढ़कर अपनी माँ को अपने मजबूत हिसार में ले लिया। इसका अपना दिल भी भर आया था। अम्मा बस अब और नहीं रोना, इसने इंतहाई रक्कत आमेज लहजे में माँ के आंसू अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा। आप इस घर की इज्जत हैं और अब कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन अम्मा, आप तो जानती हैं ना, इस हवेली की फिजा मेरे लिए नहीं है। यहाँ का दम घट्टा है मेरा सारा काम, मेरी दुनिया अब इस शहर में कायम हो चुकी है जहाँ मैंने आपकी जुदाई के दिन काटे थे। मुझे वापस जाना होगा अम्मा, लेकिन अब आप यहाँ अकेली आ बेबस नहीं है। आप पूरे मान और फखर से इस घर की मालिकन बनकर रहेंगी। मैंने सिकंदर खान से आपका एक एक हक छीन कर आपके नाम करवा दिया है। जुबैदा बेगम ने अपने बेटे के चेहरे को देखा। उनका दिल अपने लख्तन जिगर की दूरी के ख्याल से एक बार फिर उदास हो गया, लेकिन वो जानती थीं कि उनके बेटे का जलाल इस हवेली की घुटन ज़दा और मक्कार फजाओं के लिए नहीं बना। वो शेर था और इसे खिली फिजा में ही जीना था। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, उन्होंने रोते हुए मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा, तो बस अपनी हिफाजत करना। मेरी दुआएं हर पल तेरे साथ हैं। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने दोबारा आऊंगा। फुरकान ने एक बार फिर माँ के सर पर प्यार किया, अपना कोट दुरुस्त किया और बारी बारी अपने कदम पीछे हटाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इसके भारी कदमों की चाप जैसे ही बरामदे से होती हुई नीचे की तरफ गई, जुबैदा बेगम ने खिड़की से देखा। कुछ ही देर में हवेली के बैरूनी दाला में इसकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने और फिर दूर चले जाने की आवाज गूंजी। वो हवेली छोड़कर वापस शहर की तरफ रवाना हो चुका था और जुबैदा बेगम अपने बेटे की कामयाबी और उसकी सलामती के लिए हाथ उठाए रो रही थी। फुरकान की गाड़ी के इंजन की आवाज जब गिलगित के सर्द बर्फपोश और सनलाख पहाड़ों की फिजा में दूर होते हुए बिल्कुल खत्म हो गई, तो खान हवेली के वसीओ अरीज बैरूनी दाला में एक बार फिर वही सनसनीखेज और भारी खामोशी छा गई। बालाई मंजिल के इस बड़े 13 साल से बंद कमरे में जुबैदा बेगम अपने लख्तन जिगर की सलामती की दुआएं मांगते हुए निढाल होकर बेड पर लेट चुकी थी। नीचे जनाना हिस्से हरम सराय के मरकजी हाल में, जहां संगमरमर का फवारा सर्दी की वजह से जिम रहा था, सिकंदर खान अब भी सोफे पर बैठा सिगार के गहरे किश ले रहा था और उफ़्फ़त बेगम गुस्से और हसद की आग में जलती हुई बरामदे में चक्कर काट रही थी। जुबैदा की वापसी उनके हल्क में कांटे की तरह चुभ रही थी और वो इसका गुस्सा उतारने के लिए किसी बहाने की तलाश में थी। इसी दौरान हवेली के भारी नक्शो निगार वाले लकड़ी के मरकजी दरवाजे से एक नामालूम वजूद अंदर दाखिल हुआ। वो सर से पांव तक एक सियाह अबाये और निकाब में लिपटी हुई थी, जिसके ऊपर उसने एक सफेद ओवरकोट पहन रखा था। इसका चेहरा और शनाख्त मुकम्मल तौर पर छुपे हुए थे, सिर्फ उसकी नीची नजरें जमीन पर टिकी हुई थी। मरियम बिन्त जुबैर, जो अब इस हवेली के असल वारिस की खुफिया मनकूहा थी, मगर यहाँ सब के लिए एक अजनबी, इंतहाई धीमे कदमों से चलती हुई हाल के वस्त में आकर खड़ी हो गई। इफ़्फ़त बेगम ने जैसे ही इस पुरअसरार काली चादर में लिपटी लड़की को देखा, उनकी भौवें तन गईं। जुबैदा के बाद अब ये दूसरी मुसीबत कौन थी? वो तीखे तेवर लिए आगे बढ़ी और मरियम के लिबास पर तीखी नजर डालते हुए तंज का पहला तीर चलाया। सिकंदर साहिब, ये हवेली के जनाना हिस्से में इस तरह मुंह छुपाकर कौन आई है? इफ़्फ़त बेगम ने मरियम के सियाह अबाये और निकाब की तरफ इशारा करते हुए हिकारत से कहा। सिकंदर खान ने सिगार का धुआं फिजा में उछाला और मरियम पर एक सर्द लापरवाह नजर डालते हुए इफ़्फ़त बेगम को जवाब दिया, ये हवेली की नई मुलाजमा है।
आज से यही रहेगी और हवेली के कामकाज संभालेगी। मुलाजमा इफ़्फ़त बेगम के लबों पर एक इंतहाई मक्काराना और हिकारत आमेज मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने आगे बढ़कर मरियम को सर से पांव तक देखा, जैसे इसकी औकात नाप रही हो। आजकल की मुलाजमाएं भी नवाबजादियां बनकर आती है। हवेली के अंदर कौन सा गैर मर्द बैठा है जो ये इस तरह काली चादर और निकाब का धूम रचाकर खड़ी है। मरियम खामोश खड़ी रही, मगर उसके तिनती हुए असाब बता रहे थे कि वो इफ़्फ़त के जहरीले जुमलों को महसूस कर रही है। इफ़्फ़त बेगम को मरियम की ये खामोशी अपने जाओ जलाल की तौहीन महसूस हुई। वो गुरूर के नशे में चूर होकर मरियम के बिल्कुल करीब आए और गुस्से से बोले, एक मामूली मुलाजमा होकर मेरे सामने यूं पर्दे के पीछे छुपने की जुर्रत। ये कहकर जैसे ही इफ़्फ़त बेगम ने इंतहाई तकब्बुर से मरियम का निकाब नोचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ का रुख एक पिल में बदल गया। मरियम ने एक सेकंड की ताख़ीर किए बगैर इंतहाई चुस्ती और मजबूती से इफ़्फ़त बेगम का बढ़ता हुआ हाथ हुआ में ही दबोच लिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इफ़्फ़त बेगम के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। इफ़्फ़त बेगम ने बेपरवाही बली की तरह मरियम को देखा, लेकिन निकाब के पीछे चमकती मरियम की उकाबी आंखें इस वक्त खौफ से आरी और जलाल से भरपूर थी। छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारी ये जुर्रत, इफ़्फ़त बेगम गुस्से से चलाएं। मरियम ने इफ़्फ़त बेगम का हाथ झटकुते हुए पीछे किया और अपने गहरे बावकार मगर खौफनाक हद तक सर्द लहजे में बोलना शुरू किया। इसकी आवाज़ हाल के दर और दीवार से टकराई। मैं इस हवेली में एक मुलाजमा बनकर आई हूँ इफ़्फ़त बेगम, आपकी खरीदी हुई कोई चीज़ नहीं। आप मुझे हवेली का कोई भी काम कह सकती हैं, मैं करूँगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी ने भी, चाहे वो कोई भी हो, दोबारा मेरा निकाब हटाने की कोशिश की तो मैं इसका हाथ काट कर उसके हाथ में देने का हौसला भी रखती। हाल में जैसे एक धमाका हुआ था। सिकंदर खान सोफे पर बैठा सिगार मुंह में लिए मरियम को हैरत और गहरी नजरों से देखने लगा, जबकि इफ़्फ़त बेगम सदमे और जिल्लत के मारे हक्का बका रह गईं। उनका पूरा वजूद गुस्से से कांपने लगा। एक मामूली मुलाजमा ने खान हवेली की छूटी मालिकन को सरनाम धमकी दे दी थी। इफ़्फ़त बेगम ने बिल खाकर सिकंदर खान की तरफ देखा। सिकंदर साहब, सुन रहे हैं आप इस 2 टके की मुलाजमा की जुबान? ये मुझे धमकी दे रही है। इसे अभी के अभी हवेली से धक्के देकर बाहर निकालें। सिकंदर खान, जो अब तक खामोश था, मरियम के इस जबरदस्त जवाब और उसके जानदार तेवर से अंदर ही अंदर मुतासिर हुआ था। वो जानता था कि ये लड़की आम लड़कियों जैसी नहीं है। इसने सिगार की राख झाड़ी और इफ़्फ़त बेगम को सर्द आवाज में टोका, बस करो इफ़्फ़त, तुम्हें इसका निकाब उलटने की जरूरत ही क्या थी? मैंने कहा ना कि ये मुलाजमा है, बस अब ये हवेली का काम करेगी। इसके लिबास से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। फिर इसने ताली बजाकर हवेली के बूढ़े मुंशी को इशारा किया। मुंशी जी, इसे हवेली के पिछले हिस्से में ले जाओ और वहां जो सर्वेंट क्वार्टर्स, मुलाजमों के कमरे बने हैं, उनमें से कोई एक खाली कमरा इसे दे दो। आज से ये वहीं कयाम करेगी। जी बड़े खान साहिब, आए मेरे साथ। मुंशी ने मरियम को खौफ और एहतराम के मिले जले तासुर से देखा और आगे बढ़ने का इशारा किया। इफ़्फ़त बेगम गुस्से से पांव पटकती हुई बरामदे की तरफ निकल गईं, लेकिन उनके दिल में मरियम के लिए इंतकाम की एक हौलनाक आग भड़क चुकी थी। मरियम खामोशी से अपने इसी बावकार अंदाज में मुंशी के पीछे चल पड़ी। वो हवेली के आलीशान जनाना दालान को पार करके एक तंग लकड़ी की ड्योढ़ी से गुजरती हुई हवेली के अकबी हिस्से में आए। यहाँ कच्चे पत्थरों और मिट्टी से बने छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए थे, जहाँ सर्द हुआ के थपेड़े सीधे हड्डियों में उतरते महसूस होते थे। मुंशी ने एक छोटे से नीम अंधेरे कमरे का जंग आलूद ताला खोला और दरवाजा धकेल दिया। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की चारपाई, एक छोटी सी उखड़ी हुई मेज और एक लोहे का पुराना संदूक रखा था। खिड़की के टूटे हुए शीशे से गिलगित की यख बसता हुआ अंदर आ रही थी। ये है तुम्हारा कमरा, ये चाबी रखो और सुबह सवेरे बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में पहुंच जाना। वो मुंशी चाबी मरियम के लरसते हाथ पर रखकर उसके जलाल से सहमे हुए कदमों से वापस चला गया। मरियम ने भारी दिल के साथ कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। तन्हाई का खौफ और सर्दी उसके वजूद को घेरने लगे। इसने अपना सफेद ओवरकोट उतारा और चारपाई पर रख दिया। इसका पूरा बदन सफर की थकन और दर्द से चूर था, लेकिन इसने अपना निकाब नहीं उल्टा। वो आईने के बगैर ही अलमारी के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक छोटे से ताकचे की तरफ बढ़ी। इसने अपना सफर वाला सिया अबा उतारा और बैग से दूसरा रोजमर्रा इस्तेमाल का सादा सिया अबा और निकाब निकाल कर पहन लिया।
वो चारपाई के किनारे बैठ गई और अपनी किस्मत पर नजर डालने लगी। चंद घंटे पहले चिलमन के पार उसका निकाह इस हवेली के वारिस फुरकान खान से हुआ था और अब वो इसी हवेली के एक सर्द कच्चे सर्वेंट क्वार्टर में तन्हा बैठी एक मुलाजमा की जिंदगी का आगाज कर रही थी, जहां इसका शौहर इसे देखे बगैर शहर जा चुका था और वो इफ़्फ़त बेगम से पहला मरका जीत कर अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग शुरू कर चुकी थी।